नमस्कार। सुनो कहानी में प्रस्तुत है सारा राय की कहानी दूसरा। ये तो मर गया है, चंद्रू ने सोचा। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके नुचे खुचे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। करौंदे की झाड़ी पर यूं टंगा उसका बदन हवा के झोंके में हल्के से झूल गया। चंद्रू करौंदे की झाड़ी के पास पहुंचकर जरा चौंका जब उसने पाया कि उल्लू अपनी बड़ी बड़ी संजीदा आंखों से उसे देख रहा है। उसकी काली पुतलियों वाली पीली आंख पूरी खुली हुई थी। आंखें करीब करीब गोल थीं। चंद्रू की आंखें पल भर को उल्लू की आंखों से मिली और उसे लगा कि उनके बीच कुछ गुजरा है, कोई पहचान या कोई हमदर्दी जो धरती पर रहने वाली दो नस्लों के बीच हो सकती है। मगर उल्लू ने तो ये हरगिज नहीं सोचा होगा। चंद्रू अपने ख्याल पर मुस्कुराया। उसे अजीब लगा कि वो एक उल्लू से आंख मिला रहा है। शायद उल्लू उसके बारे में कोई राय कायम कर रहा हो। चंद्रू को लगता था कि हर कोई उसके बारे में राय बना रहा है और वो राय अक्सर कोई अच्छी राय नहीं होती थी। क्या उल्लू आंख झपकाते हैं? ये उल्लू तो उसे एकटक देखे जा रहा था। चंद्रू ने इतनी पास से उल्लू कभी नहीं देखा था। उल्लू में अंधेरे की सी कोई बात थी। आखिर तो वो रात का निवासी था। तभी उल्लू ने अपना बाएं पंख एकदम से फड़फड़ाया और चंद्रू ने देखा कि वो पंख एक बेतुके से जाविये पर उठा हुआ था। पतंग का मांझा उसकी गर्दन से होता हुआ उसके पंख के नीचे से जाकर उलझ गया था और उल्लू उलझे हुए उस मांझे में फंस गया था। अब उड़ने में नाकाम वह करौंदे की कंटीली डाल पर मंझे से लटक रहा था, जैसे कि फांसी पर लटका हुआ कोई कैदी। लेकिन उल्लू जिंदा था। अभी लग्गी और कैंची लेकर आता हूं, चंद्रू ने सोचा। पता नहीं लग्गी का ख्याल उसे क्यों आया। उल्लू को रिहा करने के लिए लग्गी की जरूरत तो कतई नहीं थी। उल्लू इतनी पास था कि वो उसे हाथ बढ़ाकर छू सकता था, फिर भी उसे छू सकने की बात चंद्रू के मन में नहीं आई। जिस करौंदे की झाड़ पर उल्लू फंसा था वो चंद्रू के कमरे के सामने फातिमा बीबी के मकान के पिछवाड़े की छोटी सी बगिया में थी। मकान के पिछवाड़े के 2 कमरे फातिमा बीबी किराए पर देती थी। एक कमरे में चंद्रू रहता था और दूसरे में पंकज, जो आजकल गांव गया हुआ था। मकान के पीछे कच्ची 4 दीवारी से सटा हुआ एक अंजीर का पेड़ था। बगिया में एक नींबू और 2 शरीफे भी थे। सफ़ेद सदाबहार और पीले गुले अब्बासी के पौधे, जिन पर रोज सायरा बावर्ची खाने से पतीली भर भर के पानी डालती थी। इन पेड़ों के अलावा जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा, जिसे सायरा बगिया कहती थी, चटियल पड़ा था। दिन भर उसमें खाक उड़ा करती। टूटी ईंटों, सिकोरों और कंकड़ के मलबे का ढेर 4 दीवारी के पास लगा दिया गया था। इस छोटे से पहाड़ पर चढ़ के चंद्रू मोहल्ले को देख सकता था। जमुना के किनारे बसा हुआ वह पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियों वाला मोहल्ला था। फातिमा बीबी के घर की छत से जमुना और उस पर बना पुल दिखाई देता था। नदी के किनारे मल्लाहों की बस्ती थी। मल्लाह और उनके बच्चे, छोटे से लेके बड़े तक, सभी एक से बढ़कर एक तैराक। पुल पर से गुजरती ट्रेन में से लोग नदी में सिक्के फेंक देते। मल्लाह के बच्चे ये फेंके गए सिक्के नदी के तल से खोज लाते। ट्रेनें पुल पर धड़धड़ाती हुई जल्दी से निकल जाती, मगर उनकी धड़ धड़ की आवाज़ थोड़ी देर तक पीछे छूटी रह जाती। पहले जब बांध नहीं बना था तो पानी आबादी तक आ जाया करता था। डैनियल भाई के बरामदे की 4थी सीढ़ी डूब जाती थी, मगर चौधरी साहब, जो उनके ठीक बगल में रहने वाले पड़ोसी थे, ने अपना घर एक ऊंचे चबूतरे पर बनवाया था और बाढ़ में भी पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता। पतली गलियां और भी पतली इसलिए लगती क्योंकि गली से सटकर लोगों के घर थे, एक के ऊपर एक बने हुए 2-2.5 मंजिल के घर। लंबी लंबी बिना खिड़की वाली इमारतों का पलस्तर उखड़ गया था
और अंदर से इमारत की अंतड़ियों की तरह उनकी ईंटें दिखने लगी थी। दहशत ज़दा ये इमारतें एक दूसरे को देखा करतीं जैसे कि अपने ही वजूद से निकलकर भागने का रास्ता तलाश रही हों। ज़्यादातर घर कब्जे की ज़मीन पर बने थे। गली के एक किनारे पर, जहां अनवारुल उलूम निस्वां स्कूल का बोर्ड लगा था, सड़ते हुए पानी का एक छोटा सा तालाब बन गया था। बारिश का पानी वहीं इकट्ठा हो जाता और सड़ता रहता। मरी हुई छिपकलियां और मेंढक उसमें पाए जाते। मोहल्ले में बसी मुख्तलिफ बदबुओं में सड़ते पानी की बदबू जैसे और बदबुओं को एक उलफती आगोश में लेकर अपने में समेट लेती। मोहल्ले की नालियां और सड़कें साफ करने महीनों कोई नहीं आता। तंग गलियों वाले मोहल्ले के ऊपर का आसमान बिजली के नंगे तारों के उलझेरे से काला हो रहा था। बस्ती के गरीब इन्हीं तारों में कटियां मारकर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली लेते। सलीम भाई अपनी लठ मशीन भी इसी कटिया वाली बिजली से चलाते थे। चंद्रू के दिमाग में एक आध बार आया था कि सलीम भाई के पास जाकर काम मांगे, मगर आखिरी वक्त पर वो हिचकिचा जाता। नंगे तारों से किसी को भी करंट लग सकता था। ये खतरा बराबर बना रहता। चौरस्ते पर, जो फातिमा बीबी के मकान से ज्यादा दूर नहीं था, लाइन से गोश्त की दुकानें थीं। उनमें कभी कभी पूरे बकरे, कभी कभी बकरे के पैर या दुम दुकान के बाहरी शटर के अंदर छत पे लगे आंकड़ों से लटकते रहते। चीले और कुत्ते बिल्लियां अंतड़ी, पचौनी, छिछड़े, बकरे की रोएदार खाल और खुर वगैरह गली में फातिमा बीबी के मकान के सामने तक घसीट लाते। हवा उधर की होती तो बासी खून की भारी मीठी मीठी सी महक चंद्रू के नाक में आती। फातिमा बीबी ने उसे ये कमरा इतने कम किराए में नहीं दिया होता तो इस मोहल्ले में रहने की वो हरगिज नहीं सोचता। चंद्रू नौकरी की तलाश में शहर आया था। 6 महीने हो गए थे, मगर अभी भी उसकी नौकरी नहीं लगी थी। उसका ज़्यादातर वक्त सरकारी इम्तिहानों की तैयारी में निकलता। अपने फालतू वक्त में बगिया की काई से काली बिन पलस्तर की दीवार पर कोहनियाँ टेके वो गली की आवाजाही को देखा करता। वो अंदर जाने को हुआ तो 8-10 लोगों का काफिला गली से फूटती कच्ची सड़क पर खामोशी से जाता हुआ दिखलाई दिया। लोगों के इस झुंड में एक भी औरत नहीं थी और सभी आदमी एकदम सफ़ेद कपड़े पहने थे। सफ़ेद कुर्ता, टखनों तक ऊंचा सफ़ेद पायजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी। ये सड़क तो कब्रिस्तान को जाती है, चंद्रू ने सोचा। कोई मर गया होगा तो ये जनाजा है। इतने लोग थे मगर कोई बात नहीं कर रहा था। सब सिर झुकाए एकदम खामोशी से धीमे धीमे चल रहे थे। वे आगे निकल गए तो भी चंद्रू वहीं दीवार पर कोहनियाँ टेके खड़ा रहा। साइकिल पर सवार डैनियल भाई आते दिखे। वो बगल में एक डबल रोटी दबाए हुए थे। वो चंद्रू के सामने से गुजरे तो उन्होंने कहा, बहादुरगंज में एक बेकरी खुली मिल गई। खुली मिल गई? तो क्या आज दुकानें बंद थीं? कई दिन से चंद्रू घर से बाहर नहीं निकला था। वो कुछ पूछता इससे पहले डैनियल भाई आगे निकल गए। अंजीर के पेड़ की बड़ी बड़ी गहरे हरे रंग की पत्तियों पर धूल की तह जमी हुई थी। उनका रंग बदल गया था। धूल का रंग राख से मिलता जुलता था। वो तय नहीं कर पाया कि पत्तों पर धूल है कि राख। गौर करने लगा कि ये धूल नहीं, राख है। उसने चारों तरफ सिर घुमाकर देखा पर समझ में नहीं आया कि राख कहाँ से आई होगी। सलाखेदार खिड़की वाले उसके कमरे की इकलौती कुर्सी पर, दीवार पर टंगी तस्वीर और कैलेंडर पर, पंखे पर भी काली काली सी गर्द थी। उसके कपड़े मैले हो रहे थे। चंद्रू ने ऊपर देखा तो आसमान में 3-4 पतंगे उड़ रही थी। मोहल्ले के सभी लड़के पतंगबाज थे। पतंगों के नाम भी थे, बुढ़ा तारा, काली डग्गा, चांद तारा, छुरियल, तिरंगा वगैरह, जो चौराहे पर पतंग की दुकान वाले नूरुद्दीन को याद थे। मगर पतंग उड़ाने वाले मोहल्ले के लड़कों को पतंग के नाम से मतलब नहीं था। वे एक दूसरे की पतंग काटने में लगे रहते। चंद्रू की आंखों के सामने एक लंबी सड़सड़ाती सी आवाज के साथ एक काली पतंग ने आसमान में जबरदस्त उतरान भरी। पतली सी ठीकरी को मांझे में बांध लड़के उसका लंगर बना लेते, जिससे दूसरे की पतंग को फंसा के काटा जा सके। ऐसे ही लंगर में बंधे हुए एक मंजे में एक उल्लू फंस जाएगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा। लंगर और मंजे का ख्याल आते ही चंद्रू को मंजे में फंसा उल्लू याद आया। लग्गी और कैंची, वो तो लग्गी और कैंची लेने अंदर जा रहा था। फातिमा बीबी के पास कैंची तो जरूर होगी, शायद लग्गी भी हो।
अंदर आके मुंह धोने के लिए उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें पानी के बजाय सू सू की आवाज करती हुई हवा निकली। 3 दिनों में ये दूसरी बार हो रहा था। यासीन ने फिर टंकियां खाली कर दी होंगी। फिलहाल वो उल्लू को भूल गया और फातिमा बीबी से शिकायत करने के इरादे से सहन वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के ऊपरी सिरे पर कुंडी थी। कुंडी में लगने के लिए काले लोहे की जंजीर जो नीचे झूल रही थी। उसने जंजीर को दरवाजे की लकड़ी पर खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया तो हल्की सी चरमराहट के साथ वो खुल गया। आधे खुले दरवाजे से उसने अंदर झांका। दालान में कोई नहीं दिखा। सहन के एक तरफ छत को जाती हुई सीढ़ी के बगल में पुराने अमरूद के पेड़ पर लगे अमरूद सूख के काले हो गए थे। दरवाजे के पास काई से हरे हो रहे 2 घड़े, जिनमें से एक में जंगली टमाटर का पौधा उगा हुआ था। नीले पट्टों वाली रबर की एक चप्पल दरवाजे के पास। सहन वीरान था। अंदर सहनची में से यासीन के बोलने की आवाज आ रही थी। वो मुसलसल बोलता जा रहा था। चंद्रू सहनची के अंदर आया तो उसे देखकर यासीन की आवाज और तेज हो गई। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, उसने जोर से कहा। फिर एक सुलगती हुई निगाह चंद्रू के चेहरे पर गड़ाई और पूछा, घर कहाँ है? बाप का नाम, दादा का नाम, कौन सा गांव, कौन सा जिला, दूध क्या भाव है, अंडे का दाम? देखते रह जाओगे, सब स्याह हो जाएगा, सब स्याह, तब पता चलेगा। बस चुप चुप, चल भाग यहां से, दूर हो जा मेरी आंखों से। चंद्रू ने सहनची के उस अंधेरे से हिस्से की तरफ देखा जहां नीम तारीकी में अब उसे कतार से बैठे 5 बौने दिखे। उसने पहले उन्हें नहीं देखा था। वो चौंक गया, मगर वे बौने नहीं थे, वे सायरा के ट्यूशन वाले बच्चे थे। नीचे सी बेंच पर बैठे होने की वजह से वे और भी छोटे दिख रहे थे। सहमे हुए वे खामोशी से यासीन की बातें सुन रहे थे। तुम लोग चुप क्यों हो? चलो अपनी किताब खोलो, चंद्रू ने उनसे कहा। अभी लाइट नहीं आ रही है, सायरा धीमे से बोली। वो भी चुपचाप वहीं बैठी थी। उसका हल्के रंग का सूट कमरे के नीम अंधेरे में झलका। चाय बनाऊं? उसने पूछा। फातिमा बीबी कहाँ हैं? अम्मा नमाज पढ़ रही हैं। उसने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया, जहां दरवाजे से आती हुई रोशनी में फातिमा बीबी का सफ़ेद पोश सिजदा में झुका हुआ सिर दिख रहा था। उसी वक्त वह सलाम फेर कर उठी और बाहर आई। यासीन को फिर दौरा पड़ गया है? चंद्रू ने पूछा। 2 दिन से इसकी तबीयत खराब हो गई है, यासीन की तरफ देखते हुए फातिमा बीबी ने कहा। ऑल फॉल बके जा रहा है। इसकी बकबक सुनते सुनते तो तबीयत आजिज आ गई है। 2 रातों से कोई सोया नहीं है, रात भर बोलता है। गली वाले दरवाजे में ताला लगा दिया है। कल गली में निकल गया था, चौरस्ते पर से नूरुद्दीन के लौंडे पकड़ के लाए। कुछ दिन पहले तो अच्छा खासा था, मेरे पास आया था, कह रहा था मेरी शादी होने वाली है। कौन शादी करेगा इससे? इसका हाल किसी से छुपा तो है नहीं। यासीन अभी भी बोले जा रहा था। कैसी आग लगी है, शोले उठ रहे हैं, कलेजा जला जा रहा है। अरे पानी लाओ। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तेरी ये मजाल। तेरा नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, गांव, जिला? चंद्रू ने सोचा दशहरे के बाद गांव से लौटेगा तो कमरा बदल लेगा। हो सकता है कि उसकी नौकरी भी तब तक लग जाए, वो किसी अच्छे इलाके में ढंग का घर ले सकेगा। और अगर तब भी नौकरी नहीं लगी तो वो गांव लौट जाएगा। बाबूजी से कब तक इस तरह पैसा लेता रहेगा? इससे तो अच्छा है कि वो खेती में बड़े भैया का हाथ बटाए। बत्ती आ गई थी। सायरा चाय बनाकर ले आई। कांच की प्लेट में नान खताई भी थी। अब तुम लोग घर जाओ, उसने बच्चों से कहा। बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। चाय ज़्यादा मीठी बन गई थी। उसने नान खताई नहीं खाई। 2 घूंट में चाय ख़त्म करके बाहर निकला। कैंची और लग्गी के बारे में फातिमा बीबी से पूछना भूल गया, मगर फिर उसे अपने ही पास एक चाकू मिल गया जिसका हैंडल टूटा हुआ था। हैंडल टूट जाने की वजह से उसे ताक पर रखकर वो भूल गया था। उल्लू अभी तक अटका हुआ था। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी, आखिर तो वो उड़ नहीं सकता था। फिर भी चंद्रू को उसे देखकर ताज्जुब हुआ। पता नहीं क्यों उसने सोचा था कि शायद उल्लू उड़ गया हो, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं उल्लू मर तो नहीं गया।
मगर करौंदे की डाल से लटका हुआ मांझे में फंसा उल्लू अब भी जिंदा था। अच्छा हुआ वो लग्गी नहीं लाया। लग्गी की क्या जरूरत है, चंद्रू ने सोचा। उल्लू किसी ऊंचे पेड़ पर तो था नहीं, वो तो उसकी हाथ की पहुंच में था। चंद्रू ने डरते डरते उसका पंख छुआ। उसका नुचा हुआ चोटीदार किनारे वाला पंख छूने में मखमल की तरह था। अंदर के छोटे छोटे पर रुई जैसे नर्म थे। उसके पंख की लंबी बेहद नाजुक सी हड्डियों के ढांचे का चंद्रू को एहसास हुआ। उसने पंख को मांझे से छुड़ाने की कोशिश की तो उल्लू ने पंख जोर से फड़फड़ाया। चंद्रू डर के पीछे हट गया। दूसरी नस्लों के बारे में वो कितना कम जानता था। क्या उल्लू काटते हैं? अपनी ही बुज़दिली पर वो मुस्कुराया, मगर फिर उल्लू दोबारा नहीं हिला। चंद्रू ने मंझे को काट दिया। उल्लू फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर आ गया। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा। चंद्रू को लगा कि शायद अभी उड़ नहीं पाएगा, उसकी कोई ज़रूरी चीज़ टूट गई है। मगर चंद्रू की आंखों के सामने उल्लू ने पंख खोले। वो एकदम खामोशी से उड़ा। उसके पंखों ने कोई आवाज़ नहीं की। थोड़ी दूर उड़कर वो चहार दीवारी से सटे अंजीर के पेड़ पर बैठ गया। फिर उसने हवा के साथ अपना रिश्ता बना लिया और एक लहराती हुई उड़ान भरता आसमान से उतरती सांझ में ओझल हो गया।